एक खतरनाक कॉमेट की टक्कर के बाद धरती का करीब 75% हिस्सा तबाह हो चुका होता है। 5 साल बाद भी पृथ्वी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है। धूमकेतु का मलबा अब भी धरती की ऑर्बिट में घूम रहा है और कभी-कभी नीचे गिरकर नुकसान करता रहता है। जॉन गिड्डी का परिवार और कुछ लोग इस आपदा से बचकर ग्रीनलैंड के एक बंकर में रह रहे हैं। वहां के लोग मिलकर दुनिया को दोबारा बसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात अब भी बहुत खराब हैं। कई जगह रेडिएशन फैला हुआ है और अचानक आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान लोगों को जमीन के नीचे रहने पर मजबूर कर देते हैं। 5 साल बाद लोग किसी तरह इस नई जिंदगी के आदी हो चुके हैं। अब जॉन एक इंजीनियर और एक्सप्लोरर के तौर पर काम करता है। एक मिशन के दौरान वह एक इलाके की जांच कर रहा होता है। तभी उसे जमीन में एक नई दरार खुलती हुई दिखती है, जहां से लावा निकल रहा होता है। इसके बाद वह समुद्र किनारे पहुंचता है और वहां कुछ लाइफ बोट्स और एक टूटा हुआ क्रूज जहाज देखता है। वह उन्हें चेक करता है, लेकिन सब खाली होते हैं। किसी काम की चीज ढूंढने के लिए वह जहाज के अंदर चला जाता है। तभी बेस से उसे खबर मिलती है कि एक तूफान बन रहा है जो जल्द ही वहां पहुंचने वाला है। जॉन जोर जोर से खांस रहा होता है और कुछ देर के लिए अपना मास्क हटा देता है। जहाज की तलाशी लेते वक्त उसे एक किताब के अंदर दबा हुआ एक फूल मिलता है। उसी समय बेस से मैसेज आता है कि तूफान उसके ऊपर पहुंच चुका है और उसे तुरंत निकलना होगा। जॉन तेजी से जहाज से बाहर भागता है, जबकि तूफान उसके बिल्कुल पीछे होता है। वह पूरी ताकत से बेस की ओर दौड़ता है और दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता है। बेस वाले दरवाजा खोलते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक खुला नहीं रख सकते क्योंकि रेडियोधर्मी तूफान अंदर आ सकता है। जॉन उनसे दरवाजा बंद करने को कहता है और आखिरी सेकंड में अंदर कूद जाता है, ठीक तूफान के पहुंचने से पहले। बंकर के अंदर उसकी पत्नी एलिसन अब एक लीडर बन चुकी है। वह एक मीटिंग में होती है जहां एडम बताता है कि उनके पास सामान बहुत कम बचा है और उम्मीद है कि अगले साल वे बाहर खेती करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अमीना कहती हैं कि यह मुश्किल है। उनके मुताबिक बंकर अब ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा और उन्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। वह बताती हैं कि कनाडा और अमेरिका तबाह हो चुके हैं और आइसलैंड भी खत्म हो चुका है। एलिसन बताती है कि उसने सुना है कि पश्चिमी यूरोप बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो सकता है क्योंकि वहां तूफान कम आते हैं। लेकिन उसे याद दिलाया जाता है कि वहां अभी भी रेडिएशन मौजूद है और थोड़ी सी रेडिएशन भी लंबे समय में खतरनाक साबित हो सकती है। तभी कोई उस रहस्यमयी क्रेटर के बारे में पूछता है। डॉक्टर अमीना समझाती हैं कि धूमकेतु का बड़ा हिस्सा पश्चिमी यूरोप में गिरा था, जिससे एक विशाल क्रेटर बन गया। उनके हिसाब से उस टक्कर से बने पहाड़ और गहराई रेडियोधर्मी हवाओं को रोक रहे हैं, जिस वजह से वह जगह नई जिंदगी के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। लेकिन जनरल कहता है कि वह जगह ग्रीनलैंड से बहुत दूर है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप में भयंकर लड़ाई चल रही है। मीटिंग के बाद जॉन एक मनोचिकित्सक से मिलता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि वह इस नई जिंदगी के साथ कैसे एडजस्ट कर रहा है। जॉन कहता है कि अब वह इसकी आदत डाल चुका है। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वह अपने पार्टनर से हर बात खुलकर शेयर करे। अचानक बंकर जोर से हिलने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। जनरल सबको भरोसा दिलाता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बंकर पहले भी बड़ी टक्कर झेल चुका है और भूकंप भी सह सकता है। इसके बाद एलिसन उस संकट संकेत के बारे में पूछती है जो उन्हें मिला था। एडम कहता है कि वे और लोगों को अंदर नहीं ले सकते क्योंकि बंकर पहले से भरा हुआ है। लेकिन एलिसन उन्हें छोड़ना नहीं चाहती और इस फैसले को वोट पर रखने की बात करती है। आखिरकार बहुमत बचाव के पक्ष में वोट देता है और जनरल कहता है कि वह अगले दिन एक रेस्क्यू टीम भेजेगा। इसी बीच जॉन और एलिसन का बेटा नाथन बंकर के अंदर बने स्कूल में पढ़ रहा होता है। उसे तारों में काफी दिलचस्पी हो गई है। उसका टीचर बताता है कि धूमकेतु का एक हिस्सा अभी भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसा हुआ है और उसने ग्रह के चारों ओर एक तरह की रिंग बना ली है। दूसरी तरफ जॉन अपने दोस्त के साथ पानी की पाइपलाइन ठीक कर रहा होता है। काफी मेहनत के बाद वे सिस्टम ठीक कर देते हैं और खुश हो जाते हैं। तभी एलिसन और नाथन कम्युनिटी हॉल में जॉन को ढूंढ लेते हैं। जॉन एलिसन को वह फूल देता है जो उसे जहाज में मिला था। एलिसन उसके खतरनाक मिशनों को लेकर चिंतित रहती है क्योंकि वह खुद को रेडिएशन के संपर्क में ला रहा है। फिर भी वह उसके काम की सराहना करती है और उसे धन्यवाद कहती है। इसके बाद वे अपने बेटे से बात करते हैं। एलिसन बताती है कि नाथन को बाहर जाते हुए देखा गया था। जॉन उसे डांटता है
कि बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। जब नाथन पूछता है कि क्या वह कभी बाहर जा पाएगा, तो जॉन थोड़ा चिढ़ जाता है। एलिसन हंसते हुए कहती है कि नाथन बिल्कुल अपने पिता पर गया है, हमेशा बाहर जाने के लिए तैयार। माहौल हल्का करने के लिए वे तीनों साथ में थोड़ा डांस करते हैं। रात में नाथन अपने कमरे में जाता है और तारों को देखने लगता है। उसने अपनी चादर में छोटे छोटे छेद करके तारामंडल जैसा बना रखा है, जिसे देखकर वह आसमान की कल्पना करता है। अगली सुबह एक टीम रेस्क्यू मिशन के लिए निकलती है, जबकि लीडर और सैनिक इस मिशन पर नजर रख रहे होते हैं। टीम फंसे हुए लोगों को बचा लेती है और बेस की तरफ वापस लौटने लगती है। उधर जॉन अपने काम पर जाता है और अपने दोस्त को काफी परेशान देखता है। तभी उसकी नजर दीवार में बन रही एक नई दरार पर पड़ती है। उसी समय रेस्क्यू टीम मैसेज भेजती है कि पास की एक और जगह पर लोग फंसे हुए हैं और वे वहां जाने की इजाजत मांगते हैं। एडम साफ मना कर देता है, क्योंकि वह और लोगों को लेने का रिस्क नहीं लेना चाहता। एलिसन इस फैसले पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन तभी अचानक टीम से उनका संपर्क टूट जाता है। अचानक पूरा बंकर जोर से हिलने लगता है, बिजली चली जाती है और दीवारें टूटने लगती हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि पूरा ढांचा गिरने लगता है। भूकंप रुकने के बाद जॉन अपने दोस्त की मदद से खड़ा होता है और सबसे पहले अपनी पत्नी को ढूंढने दौड़ता है। राहत की बात यह होती है कि एलिसन सुरक्षित होती है। इसके बाद दोनों अपने बेटे नाथन को बचाने के लिए दौड़ते हैं। नाथन ठीक होता है और पहले से ही मास्क पहनने के लिए तैयार खड़ा होता है। वे उसे जरूरी सामान उठाने और उसकी इंसुलिन लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह डायबिटीज का मरीज है। जॉन कुछ अतिरिक्त मास्क लेने भागता है। मास्क पहनकर वे बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता भागते हुए लोगों से भरा होता है। जॉन उन्हें एक दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है, लेकिन वह रास्ता भी आधा ढह चुका होता है। फिर भी वे किसी तरह मलबे के नीचे से निकल जाते हैं। जॉन दरवाजा खोलता है, जो बुरी तरह कांप रहा होता है। दरवाजा गिरने से पहले वे बाहर भाग जाते हैं। बाहर लोग समुद्र की ओर दौड़ रहे होते हैं। कुछ पल के लिए वे नाथन को खो देते हैं, लेकिन फिर उसे डॉक्टर अमीना के साथ देखते हैं। वे तेजी से समुद्र की ओर बढ़ते हैं, जहां पहले से ही बहुत से लोग लाइफ बोट में चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि कुछ लोग एडम का मास्क छीनने की कोशिश कर रहे हैं और वे उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। इस अफरा तफरी में कोई जॉन का मास्क चुरा लेता है। किसी तरह वे वहां से निकलकर एक खाली लाइफ बोट तक पहुंचते हैं और जल्दी से उसमें चढ़ जाते हैं। नाव भर चुकी होती है, इसलिए वे दरवाजा बंद कर देते हैं, जबकि बाहर लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। पायलट नाव को किनारे से दूर ले जाता है। तभी एक विशाल लहर उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। वे टक्कर के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। सुनामी किनारे खड़े लोगों को बहा ले जाती है, लेकिन उनकी लाइफ बोट किसी तरह उस लहर से बच जाती है। अब उन्हें तय करना होता है कि आगे कहां जाना है। उनके पास सिर्फ एक हफ्ते का राशन बचा होता है, इसलिए वे इंग्लैंड की ओर जाने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद जॉन महसूस करता है कि आसपास रेडिएशन कम है, इसलिए वे अपने मास्क उतार सकते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और सफर के दौरान नाव में कई दिक्कतें आने लगती हैं, लेकिन जॉन अपनी इंजीनियरिंग स्किल से हर बार उसे ठीक कर देता है। रात में नाथन आसमान को देखकर खुश होता है। वे अब भी धूमकेतु का मलबा पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए देख सकते हैं। नाथन अपने पिता को वे तारे दिखाता है जिनके बारे में उसने स्कूल में सीखा था। तभी अचानक आसमान से एक उल्का गिरती है और सब सोचने लगते हैं कि वह कहां गिरेगी। अगली सुबह नाव फिर रुक जाती है। पायलट बताता है कि ईंधन खत्म हो चुका है और अब वे सिर्फ समुद्री धाराओं के भरोसे हैं। दिन बीतते जाते हैं और नाव में बैठे लोग बेचैन होने लगते हैं। अचानक उनकी नाव किसी चीज से टकराती है। वे बाहर देखते हैं तो पानी के नीचे एक डूबी हुई संरचना नजर आती है। जॉन पहचान लेता है कि यह लिवरपूल शहर है, जिसका आधा हिस्सा अब पानी में डूब चुका है। वे नाव को जमीन की तरफ खींचते हैं और उतरते ही जल्दी से शरण ढूंढने लगते हैं। आसपास कुछ लोग दिखाई देते हैं, तो वे उनका पीछा करते हैं। जल्द ही उन्हें एक रेस्क्यू बंकर मिलता है, जहां बहुत से लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सैनिक प्रवेश द्वार की सुरक्षा कर रहे होते हैं। जॉन और उसका परिवार गेट पर जाकर बताते हैं कि वे ग्रीनलैंड के बंकर से आए हैं और शरण चाहते हैं। सैनिक उनसे पहचान पत्र मांगते हैं, लेकिन सिर्फ एलिसन के पास आईडी होती है। बाकी सब अपने पहचान पत्र खो चुके होते हैं।
इसलिए सैनिक उन्हें अंदर जाने से मना कर देते हैं। उसी समय पीछे खड़े लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अफरा तफरी मच जाती है और सैनिक भीड़ को रोकने के लिए गोली चला देते हैं। इसी दौरान एडम गोली लगने से मारा जाता है और गेट बंद कर दिया जाता है। हंगामे में जॉन और उसका परिवार अपने समूह से अलग हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक रेडियोधर्मी तूफान पास आ रहा है। जॉन अमीना से कहता है कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। वे चारों मिलकर एक कार रोकते हैं और ड्राइवर से लिफ्ट मांगते हैं। बदले में ड्राइवर जॉन की घड़ी मांगता है और जॉन तुरंत उसे दे देता है। वे किसी तरह तूफान से बच निकलते हैं। रास्ते में डॉक्टर अमीना पूछती हैं कि क्या अब पूरी दुनिया ऐसी ही हो गई है। ड्राइवर बताता है कि दुनिया अब बेहद खतरनाक हो चुकी है, जहां लोग जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे लंदन जाने का फैसला करते हैं, जहां एलिसन की दोस्त मैकेंजी रहती है। कुछ महीने पहले उनकी बात हुई थी और उम्मीद है कि उसके पास जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान होगा। रास्ते में नाथन अमीना से क्रेटर के बारे में पूछता है। वह कहती हैं कि उन्हें उस पर भरोसा है और इसे डायनासोर के अंत से जोड़ती हैं, एक विनाश जिसने नई जिंदगी को जन्म दिया। कुछ देर बाद ड्राइवर कार रोकता है। वे लंदन से करीब आधे घंटे दूर होते हैं। जॉन उससे बात करते हुए कहता है कि क्रेटर की कहानी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन शायद वह सिर्फ एक उम्मीद है। तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। जॉन सबको किसी चीज को पकड़ने के लिए चिल्लाता है और नाथन को पकड़कर एक पेड़ से चिपक जाता है। अगले ही पल आसमान से उल्काओं की बारिश शुरू हो जाती है। वे मजबूती से पकड़े रहते हैं जब तक हालात थोड़ा शांत नहीं हो जाते। जॉन देखता है कि ड्राइवर अपनी कार की ओर भाग रहा है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि कार ही उसकी पूरी जिंदगी है। तभी एक उल्का का टुकड़ा उस पर गिरता है और वह तुरंत मारा जाता है। जब उल्का वर्षा रुकती है, जॉन और उसका परिवार कार से जरूरी सामान उठाते हैं और पैदल लंदन की ओर चल पड़ते हैं। काफी देर पैदल चलने के बाद वे आखिरकार मैकेंजी के घर पहुंचते हैं। मैकेंजी दरवाजे पर बंदूक लेकर खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें पहचानती है, खुशी से अंदर बुला लेती है। घर के अंदर कई अल्जाइमर मरीज रह रहे होते हैं। मैकेंजी बताती है कि इन लोगों को उल्का आपदा के बारे में कुछ पता नहीं है और वह कोशिश करती है कि वे खुश रहें। अब इनकी देखभाल करना ही उसकी जिंदगी बन चुका है। रात को वे सब साथ बैठते हैं। जॉन उससे क्रेटर के बारे में पूछता है, लेकिन मैकेंजी कहती है कि उसने सिर्फ अफवाहें सुनी हैं। दूर कहीं से गोलियों की आवाज आती है, पर वह भरोसा दिलाती है कि लंदन फिलहाल सुरक्षित है और उसने अपने घर को जितना हो सके सुरक्षित बना रखा है। रात में एलिसन नोटिस करती है कि जॉन बुरी तरह खांस रहा है। जब वह पास जाकर देखती है तो चौंक जाती है। जॉन खून खांस रहा होता है। जॉन सच बता देता है कि रेडियोधर्मी हवा में काम करते करते उसका शरीर बुरी तरह खराब हो चुका है और डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास सिर्फ 6 हफ्ते बचे हैं। वह नहीं चाहता कि परिवार उसकी बीमारी में उलझ जाए। एलिसन कहती है कि यहाँ इलाज हो सकता है, लेकिन जॉन अस्पताल में मरना नहीं चाहता। वह चाहता है कि वे क्रेटर की ओर जाएं, ताकि अपने आखिरी दिनों में वह परिवार को एक सुरक्षित जगह पहुंचा सके। अगली सुबह वे निकलने की तैयारी करते हैं। मैकेंजी उन्हें एक कार, जरूरी सामान और आत्मरक्षा के लिए एक बंदूक देती है। वह उन्हें जल्दी निकलने की सलाह देती है। लंबा सफर तय करने के लिए वे रास्ते में खेल खेल कर समय बिताते हैं। तभी अचानक किसी अनजान आदमी की गोली अमीना को लग जाती है। कुछ लोग उनकी कार लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। जॉन तुरंत बंदूक उठाकर जवाबी फायर करता है। एक आदमी पीछे से हमला करने आता है, लेकिन जॉन उसे मार गिराता है। तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और एक दूसरा हमलावर उसकी तरफ बढ़ता है। ऐसे में एलिसन हिम्मत दिखाती है और जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर उस आदमी को गोली मार देती है। जब सब शांत होता है, वे देखते हैं कि नाथन सुरक्षित है, लेकिन अमीना की मौत हो चुकी है। दुखी होकर वे उसे वहीं दफनाते हैं। जॉन कुछ शब्द बोलकर उसे सम्मान के साथ विदा देता है। नाथन पूछता है कि वे मृत लोगों के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं। जॉन समझाता है कि यह उनके लिए एक शुभकामना होती है। कुछ घंटों बाद वे इंग्लिश चैनल पहुंचते हैं, लेकिन देखकर हैरान रह जाते हैं कि समुद्र लगभग गायब हो चुका है। यह ग्रेट ब्रिटेन से फ्रांस तक ठोस जमीन बन चुकी होती है। अच्छी बात यह है कि उन्हें कार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वे फ्रांस की ओर ड्राइव करने लगते हैं। कुछ घंटों तक ड्राइव करने के बाद वे देखते हैं कि उनके आगे सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी खाई है। वे कार से उतरते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। बचे हुए लोगों ने खाई पार करने के लिए एक पुल बनाया होता है
वे पुल के सामने पहुंचते हैं, लेकिन नाथन उससे पार करने से डरता है। जॉन उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। वे पतले पुल को पार करना शुरू करते हैं। बहुत तेज हवा चल रही होती है और माहौल डरावना होता है। अचानक तेज हवा का झोंका आता है, लेकिन वे किसी तरह खुद को संभाल लेते हैं। वे पुल पार करके बीच वाले प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी उन्हें कुछ और पुल पार करने होते हैं। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। अब वो सीढ़ी वाले पुल पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। जब वे बीच में होते हैं, तभी एक और भूकंप आता है और रस्सी वाला पुल टूट जाता है और कई लोग नीचे गिर जाते हैं। सीढ़ी वाला पुल भी बुरी तरह हिल रहा होता है। एक आदमी पीछे लौटने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बंद होता है। पुल को गिरता देखकर वह आदमी उनकी तरफ कूद जाता है और नाथन से टकरा जाता है। नाथन सीढ़ी को पकड़ लेता है और जॉन अपने बेटे को वापस ऊपर खींच लेता है, जबकि प्लेटफॉर्म टूट रहा होता है। वे जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। पूरा ढांचा खाई में गिर जाता है। इसके बाद वे फ्रांस की ओर पैदल चलने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वे सच में फ्रांस पहुंच गए हैं या नहीं, क्योंकि हर जगह तबाही फैली होती है। तभी अचानक एक आदमी उन पर बंदूक तान देता है। जॉन अपना परिचय देता है और कहता है कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वे सिर्फ क्रेटर तक जाना चाहते हैं। आदमी अपना हथियार नीचे कर देता है, उनसे हाथ मिलाता है और अपने पीछे आने को कहता है। वह उन्हें कालाला की एक छोड़ी हुई मिल में ले जाता है। उसने इस जगह को अपना घर बना लिया होता है और बिजली के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है। वे लोग रेडियोधर्मी हवा को जितना हो सके फिल्टर करते हैं। वह उन्हें अपनी पत्नी और बेटी कैमिला से मिलवाता है। उसकी पत्नी लकवाग्रस्त होती है और रेडियोधर्मी हवा की वजह से बोल नहीं पाती। इसके बाद वे सब साथ में खाना खाते हैं। वह आदमी पूछता है कि वे क्रेटर क्यों जाना चाहते हैं। जॉन कहता है कि उन्होंने सुना है कि वह इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। आदमी बताता है कि वह जगह बहुत खतरनाक है। पश्चिमी और फ्रांसीसी सेना के बचे हुए लोग उस इलाके की रक्षा कर रहे हैं, जबकि पूर्वी गठबंधन क्रेटर के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। पूरा इलाका युद्ध का मैदान बना हुआ है। रात में कैमिला नाथन को अपना कमरा दिखाती है और नाथन उसे अपनी चादर दिखाता है, जिस पर उसने तारे बनाए होते हैं। उसी समय एलिसन जॉन से पूछती है कि बंकर में जाने से पहले उसके पिता ने उससे क्या कहा था। तो जॉन बताता है कि उसके पिता ने उससे वादा लिया था कि वह एलिसन और नाथन की रक्षा करेगा। अगली सुबह फ्रांसीसी आदमी उन्हें एक नक्शा देता है और समझाता है कि युद्ध से कैसे बचना है। वह कहता है कि यह मुश्किल होगा, लेकिन पश्चिमी गठबंधन के बेस पर पहुंचकर जॉन को कमांडर जेनेट के बारे में पूछना होगा और उसे फोटो दिखानी होगी। वह और जेनेट पुराने दोस्त थे और वह उन्हें क्रेटर तक पहुंचने में मदद करेगा। फिर वह उनसे अपनी बेटी को भी साथ ले जाने की गुजारिश करता है, क्योंकि वह भी बेहतर जिंदगी की हकदार है। एलिसन ये बात सुन लेती है और कहती है कि वे उसे सुरक्षित क्रेटर तक ले जाएंगे। कैमिला अपने माता पिता से भावुक होकर विदा लेती है और फिर वे क्रेटर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे थोड़ा आराम करते हैं और परिवार वाले खेल खेलते हैं। तभी कुछ सैनिक उन्हें देख लेते हैं। ये सैनिक पश्चिमी गठबंधन के होते हैं। फ्रेंच में वे बताते हैं कि यह इलाका आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। जब बाकी लोग उलझन में होते हैं, तब कैमिला फ्रेंच में सैनिकों से कहती है कि वे कमांडर जेनेट को ढूंढ रहे हैं और उन्हें क्रेटर तक जाना है। सैनिक कहते हैं कि वहां से गुजरना नामुमकिन है। जॉन उनसे मदद की गुजारिश करता है। रात में एक सैनिक उन्हें युद्ध क्षेत्र से चुपचाप निकाल कर ले जाता है। पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के बीच भयंकर लड़ाई चल रही होती है। सैनिक उन्हें नीचे झुककर चलने को कहता है। आखिरकार वे पश्चिमी गठबंधन द्वारा बनाए गए बंकर तक पहुंच जाते हैं। कई लाशों के पास से गुजरने के बाद सैनिक उन्हें एक ट्रक में बैठाकर बेस कैंप ले जाते हैं, जहां कमांडर जेनेट मौजूद होना चाहिए। कैमिला कहती है कि सामने दिख रहे पहाड़ नए हैं, जिसका मतलब है कि क्रेटर उनके ठीक पीछे है। वे देखते हैं कि कई नागरिक क्रेटर जाने का इंतजार कर रहे हैं। जॉन जिम्मेदार अधिकारी से बात करता है और कमांडर जेनेट के बारे में पूछते हुए फोटो दिखाता है। सैनिक उसे जेनेट की लाश दिखा देता है। वे क्रेटर जाने का रास्ता पूछते हैं, लेकिन सैनिक कहता है कि वह मदद नहीं कर सकता और उन्हें वहां से जाने का आदेश देता है। जॉन विनती करता है कि वह मरने वाला है और बस अपने परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाना चाहता है। सैनिक अपने साथी से कहता है कि बस में उनके लिए जगह बना दे। वे बस में चढ़ते हैं और आखिरकार क्रेटर की ओर निकल पड़ते हैं।
सफर के दौरान उनकी बस पर डाकू हमला कर देते हैं। वे गार्ड्स को मार गिराते हैं। जब ड्राइवर भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार देते हैं और बस पर कब्जा कर लेते हैं। सब लोगों को बस से नीचे उतरने पर मजबूर किया जाता है। जॉन बाकी लोगों से आगे बढ़ने को कहता है। सबके उतर जाने के बाद वह एक डाकू पर हमला कर देता है। उसका दोस्त मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे डाकू उसे काबू कर लेते हैं। बस के अंदर से 2 गोलियों की आवाज आती है। जॉन जिंदा बाहर निकलता है, लेकिन घायल होता है और बाकी लोग उसकी देखभाल करते हैं। सब फिर बस में चढ़ते हैं और इस बार एलिसन बस चलाती है। कुछ देर बाद बस आगे नहीं जा पाती, इसलिए वे उतरकर पैदल चढ़ाई करने का फैसला करते हैं। दूसरों की मदद से जॉन पहाड़ चढ़ता है। चोटी पर पहुंचकर वे क्लार्क नाम का विशाल क्रेटर देखते हैं। यह जगह बिल्कुल वैसी होती है जैसा उन्होंने सुना था। उपजाऊ जमीन, साफ पानी और रेडियोधर्मी हवा से मुक्त आसमान। यह दृश्य देखकर जॉन खुश हो जाता है और सबको आराम करने के लिए कहता है। फिर वह जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि सबको सुरक्षित पहुंचते देखकर उसे सुकून मिल रहा है। कुछ ही देर बाद जॉन की मौत हो जाती है। इसके बाद नाथन वही शब्द दोहराता है जो उसके पिता ने कहे थे और एक बेहतर नई दुनिया बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है।